Good morning, students. It's your social science class. Welcome to your part 3 video of chapter number 15. India marches ahead, class 8th. In our previous two videos, we read about the introduction of the chapter, the Indian Independence Act, multi-party system, India on the path of progress, Indian Constitution. Today, now we will continue with our next topic from page number 177. Yes, beta, we were reading about multi-party system. Under the circumstances, the multi-party system of India has become the axis of democracy that provides a hope to produce a government that is accountable to the citizens and responsive to their needs and expectation. तो हमने पढ़ा था कि इंडिया में 1977 के बाद मल्टी पार्टी सिस्टम अपीयर हुआ, जिसमें कोलिशन के द्वारा या अलायंसेस के द्वारा गवर्नमेंट बनाई जाती थी। तो इस तरह की सिचुएशन में जो मल्टी पार्टी सिस्टम था वो इंडियन डेमोक्रेसी का एक्सिस बन गया, सेंट्रल पॉइंट बन गया, जिससे पीपल्स को एक होप हुई, that provide a hope to produce a government that is accountable to the citizens and responsive to their needs and expectation. तो लोगों को मल्टी पार्टी सिस्टम से एक होप हुई कि जो मल्टी पार्टी गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट सिटीजन्स के प्रति अपने दायित्व को समझेगी और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करेगी, पीपल्स की नीड्स को और उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करेगी। मतलब मल्टी पार्टी सिस्टम जब क्रिएट हो गया तो पीपल्स के पास चॉइस हो गई कि वो अपनी गवर्नमेंट चेंज कर सकते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट सही तरीके से वर्क नहीं करती, पीपल्स की विशेस को पूरा नहीं करती, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा नहीं करती, तो पीपल नेक्स्ट इलेक्शन में उस गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं, उन्हें नेक्स्ट टाइम वोट ना देकर। देयरफॉर, लाइक ऑल अदर फेडरल सिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया टू हैज़ टू काइंड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। इस तरह से वर्ल्ड के दूसरे फेडरल सिस्टम्स की तरह इंडिया में भी दो तरह की पॉलिटिकल पार्टीज अमर्ज हुई, सम एट द नेशनल लेवल एंड अदर्स एट द स्टेट और रीजनल लेवल। कुछ पार्टीज़ हैं वो नेशनल लेवल पर और जो दूसरी पार्टीज़ हैं वो स्टेट या रीजनल लेवल पर क्रिएट हुई, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ये कुछ एग्जाम्पल हैं नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के। वेयर एज सम ऑफ द स्टेट पार्टी, इसके अलावा कुछ स्टेट पार्टीज़ ही हैं। ये स्टेट पार्टीज़ केवल अपने स्टेट में ही वर्क करती हैं। आल्सो कॉल्ड द रीजनल पार्टीज़, स्टेट पार्टीज़ को रीजनल पार्टीज़ भी कहते हैं, जैसे बहुजन समाज पार्टी, श्रोमणी अकाली दल, राष्ट्रीय जनता दल, नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड मैनी मोर। इस तरह की बहुत सारी रीजनल पार्टीज़ हैं। एट द नेशनल एज वेल एज स्टेट पार्टीज़ आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, subject to fulfillment of the criteria laid down by the election commission. सभी नेशनल और स्टेट पार्टीज़ को इलेक्शन कमीशन अप्रूव करता है, उन्हें मान्यता प्रदान करता है। अगर वो जो नेशनल पार्टीज़ हैं और स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिए गए क्राइटेरिया को पूरा करती हैं, तो इलेक्शन कमीशन उन पार्टीज़ को मान्यता प्रदान करता है, उन्हें रिकॉग्नाइज करता है। डू यू नो क्राइटेरिया लेड डाउन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर नेशनल एंड रीजनल पार्टीज़। नेशनल और रीजनल पार्टीज़ की अप्रूवल के लिए इलेक्शन कमीशन ने क्या क्राइटेरिया डिसाइड किया है, हम डू यू नो में पढ़ेंगे।
A party that secures at least 6% of the total votes in an election to the Legislative Assembly of a state and wins at least 2 seats in recognized as the state party or regional party. स्टेट पार्टी और रीजनल पार्टी के लिए जो क्वालिफ़िकेशंस हैं, जो क्राइटेरिया है, वो यह है कि कोई भी पार्टी किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में 6% वोट प्राप्त करती है और एटलीस्ट 2 सीट्स पे वो जीत जाती है, तो उस पार्टी को स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है या उस पार्टी को रीजनल पार्टी का दर्जा दे दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन उसे अप्रूव कर देता है। A party that secures at least 6% of the total votes in Lok Sabha elections or assembly elections in 4 states and wins at least 4 seats in Lok Sabha is recognized as a national party. राष्ट्रीय दल या नेशनल पार्टी उस पार्टी को कहा जाता है यदि कोई पार्टी लोकसभा इलेक्शन में या असेंबली इलेक्शन में टोटल वोट्स का 6% वोट्स सिक्योर करती है। मीन टू से किन्हीं 4 स्टेट्स में वो 4 सीट्स पर इलेक्शन जीत जाती है, तो उस पार्टी को नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है। तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा नेशनल और रीजनल पार्टीज़ का क्राइटेरिया डिसाइड किया जाता है और उन्हें रिकॉग्नाइज किया जाता है, अप्रूव किया जाता है। स्टेट के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल वोट्स का 6% वोट लेना ज़रूरी होता है और एटलीस्ट 2 सीट्स पर जीतना ज़रूरी होता है, और नेशनल पार्टी बनने के लिए लोकसभा इलेक्शन या असेंबली इलेक्शंस में टोटल वोट्स का 6% वोट लेना ज़रूरी होता है और कम से कम 4 सीट्स पर जीतना ज़रूरी होता है। मतलब लोकसभा की 4 सीटें जीतना ज़रूरी होता है, वो पार्टी नेशनल पार्टी बन जाती है। पॉलिटिकल पार्टीज़ एट द नेशनल एज वेल एज रीजनल लेवल आर द एक्सिस ऑफ डेमोक्रेसी एंड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन स्ट्रेंथिंग डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल पार्टीज़ नेशनल लेवल पर या रीजनल लेवल पर यह डेमोक्रेसी का मेन पॉइंट होते हैं और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी कंट्री को की डेमोक्रेसी को पावरफुल बनाने में। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ एन ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ इंडिया। इंडिया में इलेक्शन प्रोसेस को चलाना, इलेक्शन करवाना, इलेक्शन की डेट डिक्लेयर करना, जितनी भी इलेक्शन के प्रोसीजर्स होते हैं वो सब काम करना इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन कमीशन को यह अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है कि वो इलेक्शन प्रोसेस को इंडिया में चलाएं। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इंडिया में इलेक्शन कमीशन के द्वारा फ्री और फेयर इलेक्शंस करवाए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की हेल्प से, जिसे EVM कहते हैं। एज अ कंट्री ऑफ 1.3 बिलियन पीपल, मोर देन 800 मिलियन of whom are eligible to vote, India takes great pride in being the world's largest democracy. इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन 1.3 बिलियन से भी अधिक है और उसमें से 8 मिलियन पीपल वोट्स के लिए एलिजिबल हैं। तो इंडिया को वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी होने का गर्व है। मतलब इंडिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है। नेक्स्ट टॉपिक, पेज नंबर 178, इंडियाज़ फॉरेन रिलेशन। इंडिया के फॉरेन के साथ कैसे रिलेशन है, विदेशी देशों के साथ किस तरह के संबंध हैं। फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट इट्स रोल एंड इन्वॉल्वमेंट इन वर्ल्ड अफेयर्स। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो रिफ्लेक्ट करती है, प्रदर्शित करती है कि वर्ल्ड अफेयर्स में इंडिया का क्या रोल है और क्या इन्वॉल्वमेंट है। जवाहरलाल नेहरू वाज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी।
इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बनाने में जवाहरलाल नेहरू का इम्पोर्टेंट रोल है। बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी आर, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की बेसिक फीचर्स हैं। फर्स्ट वन इज़ बिलीफ इन यूनाइटेड नेशंस एंड नॉन अलाइंड मूवमेंट्स। इंडिया यूनाइटेड नेशंस में विश्वास रखती है। जो ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन की, उनमें विश्वास रखते हैं। नॉन अलाइंड मूवमेंट, और इंडिया गुट निरपेक्षता के आंदोलन में शामिल है। मतलब जब वर्ल्ड में किन्हीं दो गुटों में युद्ध होता है, लड़ाई होती है, तो इंडिया उनमें से किसी भी गुट का, एलियंस का पार्ट नहीं बनता। तो इंडिया नॉन एलियंस में बिलीव करता है। सेकेंड इज प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस, विश्व शांति को बढ़ावा देना। एंटी रेशियलिज्म, इंडिया रेशियलिज्म के खिलाफ है। मतलब वो रिलीजन, कास्ट के बेस पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, और ना ही वो किसी रिलीजन के अकॉर्डिंग किसी भी गुट का या किसी भी एलियंस का पार्ट बनेगा। पंचशील 5 जो फॉरेन पॉलिसी के जो 5 प्रिंसिपल्स हैं, उन्हें पंचशील कहा जाता है। तो इंडिया उन पंचशील के सिद्धांतों का पालन करेगा। एंटी कॉलोनिज्म एंड एंटी इम्पेरियलिज्म, तो इंडिया किसी कॉलोनी का पार्ट नहीं बनेगा। मतलब कॉलोनियलिज्म के खिलाफ है और इम्पेरियलिज्म के भी खिलाफ है। नॉन अलाइनमेंट, तो इंडिया किसी भी एलियंस का ग्रुप नहीं बनेगा। मतलब गुट निरपेक्ष देश है, वो किसी भी पावर के में शामिल नहीं होगा। फ्रेंडली कोरिलेशन विद नेबर्स, अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ फ्रेंडली रिलेशन बना के रखेगा। रीजनल कोऑपरेशन, सबके साथ कोऑपरेट करेंगे, मीन टू से अपने जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ सहयोग बनाकर रखेंगे। डू यू नो द बेसिस ऑफ आवर फॉरेन पॉलिसी आर द फ्लोइंग 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पंचशील। हमारी फॉरेन पॉलिसी का आधार पंचशील के 5 सिद्धांत हैं जो नीचे लिखे गए हैं। फर्स्ट वन इज़ म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी। हम एक दूसरे की प्रभुसत्ता और जो टेरिटरियल होता है एरिया या रीजनल इंटीग्रिटी में विश्वास रखेंगे। मतलब हम एक दूसरे के एरियाज़ की रिस्पेक्ट करेंगे, किसी के एरिया में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे और दूसरों की सॉवरेनिटी होता है सेल्फ रूल और सेल्फ कंट्रोल ओवर आवर एरिया, तो उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे। एग्रेशन मीन्स होता है अटैक करना। म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल मैटर, एक दूसरी कंट्री के इंटरनल मैटर्स में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, सबको इक्वल समझेंगे, मीन्स इक्वालिटी को बढ़ावा देंगे और एक दूसरे के बेनिफिट का ध्यान रखेंगे। पीसफुल को एग्जिस्टेंस, खुद भी शांति से रहेंगे और दूसरों को भी शांति से अस्तित्व में रहने देंगे। इंडियन सोसाइटी, इंडिया हैड टू फेस मैनी challenges during the post-independence national building period because of diverse religions, social and economic conditions that were influenced by caste, classes, communities and gender discrimination. इंडिया को बहुत सारे challenges को फेस करना पड़ा है इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद। जैसे इंडिया में अलग अलग रिलीजन के पीपल रहते हैं, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन अलग अलग हैं, एक जैसी नहीं है, तो ये सभी कास्ट, क्लासेस, कम्युनिटी और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से प्रभावित हुए हैं। पॉवर्टी एंड इलिटरेसी वर रैम्पेंट, इंडिया में गरीबी और अनपढ़ता बहुत अधिक थी। ऑल दीज हर्डल्स वर स्टम्बलिंग ब्लॉक इन द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, ये सभी बाधाएं हमारी कंट्री की प्रोग्रेस के मार्ग में बाधा बन रही थी। मैनी स्टेप्स हैव बीन टेकन टू अचीव सोशल प्रोग्रेस इन इंडिया, इंडिया में सोशल प्रोग्रेस करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स उठाए गए हैं थ्रू लेजिस्लेशंस लाइक प्रोविज़न ऑफ रिजर्वेशन इन लेजिस्लेचर, गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशनल
इंस्टीट्यूशंस फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो इस तरह की ऑब्स्टेकल्स को दूर करने के लिए बहुत सारे स्टेप उठाए गए हैं। यह कदम कानून बना के उठाए गए हैं, मतलब कानून के थ्रू इन्हें दूर करने का प्रयत्न किया गया है। जैसे गवर्नमेंट गवर्नमेंट सेक्टर में पीपल्स के लिए जॉब सिक्योर करके, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल ट्राइब के लोगों के लिए सीट्स रिजर्व की गई हैं। इसके अलावा उन्हें लेजिस्लेचर में भी रिजर्वेशन दी गई हैं, उनके लिए सीट्स रिजर्व की गई हैं। चैलेंजेस टू द इंडियन डेमोक्रेसी। इंडियन डेमोक्रेसी के क्या क्या चैलेंजेस हैं? इंडियन डेमोक्रेसी को कौन कौन से चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है? इंडियन डेमोक्रेसी हैज़ अचीव्ड मल्टी faceted socio-economic progress, but at the same time of independence, India faced Herculean tasks. इंडियन डेमोक्रेसी ने हर क्षेत्र में सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस की है, परंतु इंडिपेंडेंस के समय, आज़ादी के समय इंडिया को बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्क करने पड़े थे, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ा था। द एक्सट्रीम पॉवर्टी, मिलियंस ऑफ रिफ्यूजीज एंड एम्प्टी कॉफर्स क्रिएटेड ए डेलिकेट सिचुएशन फॉर द न्यूली फॉर्म्ड इंडिपेंडेंट कंट्री। इंडिया में बहुत अधिक गरीबी थी, मिलियंस रिफ्यूजी, बहुत सारे लोगों ने शरण ली थी इंडिया में। इंडिया के जो खजाने थे, कॉफर्स, वो खाली थे। तो इंडिया के लिए एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्रिएट हुई थी, क्योंकि इंडिया एक नया नया आज़ाद देश बना था। द इंडियन स्टेट वाज शॉर्ट फॉर एवरीथिंग फ्रॉम फूड टू मेडिसिन, फ्रॉम इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टू स्किल्ड मैन पावर एंड फ्रॉम हाउसिंग टू एजुकेशन फैसिलिटीज़। कास्ट सिस्टम एंड सोशल एविल्स वर हैम्परिंग द प्रोग्रेस ऑफ आवर कंट्री। इंडिया में हर चीज़ की कमी थी, शॉर्टेज थी, फूड से लेके मेडिसिन तक, इंडस्ट्री से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक। इसके अलावा स्किल्ड मैन पावर की कमी थी, पीपल के लिए हाउसिंग की कमी थी, एजुकेशन की फैसिलिटीज़ की कमी थी। कास्ट सिस्टम और सोशल एविल्स थी, मतलब कास्ट सिस्टम और सामाजिक बुराइयां, वो इंडिया की प्रोग्रेस के मार्ग में बाधा बन रही थी। देयर वाज अ वाइड गल्फ बिटवीन द हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स। हिंदू और मुस्लिम लोगों के बीच में बहुत बड़ी खाई थी, मतलब उनके बीच में बहुत अंतर था, तनाव था। ए मैसिव नेशन वाइड प्रोग्राम दस वाज लॉन्च्ड। तो पूरे इंडिया में मैसिव नेशन वाइड प्रोग्राम्स दस वाज लॉन्च्ड। तो पूरे इंडिया में प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए इस तरह की बुराइयों को या कमियों को दूर करने के लिए। इंडिया हैज़ मेड रिमार्केबल प्रोग्रेस इन ईच एंड एवरी फील्ड। इंडिया ने हर क्षेत्र में रिमार्केबल प्रोग्रेस की है। मे इट बी इंडस्ट्री, या इंडस्ट्री हो सकती है, इकोनॉमी हो सकती है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, साइंस और कोई एनी अदर स्फीयर, मतलब कोई और क्षेत्र जिसमें इंडिया ने रिमार्केबल प्रोग्रेस की है। इंडियाज़ फोकस इज़ ऑन क्रिएटिंग ए यूनिफाइड एंड डेवलप्ड नेशन। इंडिया का जो मेन फोकस है वो यूनाइटेड और डेवलप्ड नेशन क्रिएट करना है। वी हैव सॉल्व मैनी इश्यूज बट पॉवर्टी, इलिटरेसी एंड पुअर हेल्थ कंटिन्यू एज द बिगेस्ट थ्रेट टू द पीस एंड प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। हमने बहुत सारे इश्यूज़ को सोल्व कर लिया है, परंतु अब भी पॉवर्टी, इलिटरेसी और पुअर हेल्थ हमारी कंट्री की प्रोग्रेस और पीस के लिए, शांति के लिए खतरा है। Our country has undergone many major political, cultural and economic changes since independence. हमारी कंट्री में इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारे पॉलिटिकल, कल्चरल और इकोनॉमिक चेंजेस हुए हैं, बट देयर आर मैनी एवेन्यूज़ दैट स्टिल नीड इम्प्रूवमेंट। परंतु अब भी हमारी कंट्री में ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं, क्षेत्र हैं जहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। What is India Vision 2020? 2020 में इंडिया का विज़न कैसा होगा?
इंडिया कैसा दिखाई देगा। Every country needs a vision which will stir the imagination and motivate all segments of society to greater efforts. हर कंट्री को एक सपना देखने की, एक विज़न देखने की ज़रूरत है, जिसमें सभी पीपल्स की इमेजिनेशंस मिक्स हो जाएंगी और यह जो विज़न है यह सोसाइटी के सभी सेक्शंस को मोटिवेट करेगा कि वो कंट्री की डेवलपमेंट के लिए ग्रेटर एफर्ट्स करें। सेगमेंट्स होता है पार्ट्स ऑफ या सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। It is the dream of all Indians that India should emerge as a vibrant and dynamic country and make great progress in all fields. यह सभी इंडियंस का सपना रहा है कि इंडिया एक वाइब्रेंट होता है, एक डेवलप्ड और एक्टिव कंट्री बने और हर प्रोग्रेस में, हर फील्ड में ग्रेटर प्रोग्रेस करे। बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स फ्रॉम बेसिक लिटरेसी टू हाईटेक साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बेटर क्वालिटी की एजुकेशन की नीड है सभी लेवल्स पर, बेसिक लिटरेसी से लेके हाईटेक साइंस और टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट की नीड है। इसके अलावा रेजिंग द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड इंडस्ट्रियल क्वालिटी। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को मतलब कृषि उत्पादकता को बढ़ाने की ज़रूरत है, इंडस्ट्रियल क्वालिटी को बढ़ाने की ज़रूरत है, स्प्रूइंग ग्रोथ ऑफ आईटी एंड बायोटेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी की ग्रोथ की ज़रूरत है। इम्प्रूविंग हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, हेल्थ और न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। टैकलिंग इश्यूज़ रिलेटेड टू पॉपुलेशन ग्रोथ, एनर्जी एंड वाटर कंजर्वेशन, पीस एंड सिक्योरिटी ऑल रिक्वायर्ड। तो जितने भी इश्यूज़ हैं, चाहे वो पॉपुलेशन ग्रोथ से रिलेटेड है, एनर्जी से रिलेटेड है, वाटर कंजर्वेशन से, पीस से या सिक्योरिटी से, सभी के साथ टैकल करने की ज़रूरत होती है, सबका सॉल्यूशन करने की नीड है। इन द वर्ड्स ऑफ आवर लेट प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल कलाम, द डे इज़ नॉट फार व्हेन एनलाइटेंड एंड ignited minds will transform India into a competitive, beautiful nation. लेट प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल कलाम के शब्दों में, वो दिन दूर नहीं है जब एजुकेटेड और वेल इन्फॉर्म्ड जो माइंड्स हैं वो इंडिया को एक कम्पिटिटिव ब्यूटीफुल नेशन में चेंज कर देंगे। मतलब इंडिया की ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी, वो दिन दूर नहीं है जब इंडिया एक कॉम्पिटिटिव मीन्स सक्सेसफुल ब्यूटीफुल नेशन बन जाएगा। तो जितने भी एजुकेटेड पर्सन्स हैं या इग्निटेड एक्साइटेड पर्सन्स हैं, वो सभी इंडिया को एक कॉम्पिटिटिव ब्यूटीफुल नेशन में चेंज कर देंगे। तो हमारा विज़न 2020 ये रहा है कि सभी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी की डेवलपमेंट करना, सभी फील्ड्स में प्रोग्रेस करना और जितने भी इश्यूज़ हैं उन सभी इश्यूज़ को सॉल्व करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करके पीस और सिक्योरिटी को बढ़ावा देना। नाउ कीवर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। It is an association whose membership is restricted to those countries which were once under the British rule but now have become independent. British Commonwealth यह एक एसोसिएशन है whose membership is restricted to those country, जिसके मेंबर वो कंट्रीज़ ही बन सकती हैं which were under the British rule, जो पहले ब्रिटिश रूल के अंडर थे परंतु अब वो इंडिपेंडेंट हो गए हैं, आज़ाद हो गए हैं। कोलिशन गवर्नमेंट।
कोलिशन गवर्नमेंट का मीन्स होता है इफ़ अ सिंगल पार्टी डज नॉट हैव मेजॉरिटी टू फॉर्म अ गवर्नमेंट देन टू और मोर पार्टीज जॉइन टू फॉर्म द गवर्नमेंट। अगर किसी एक सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती तो अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए टू और मोर पार्टीज ज्वाइन हो जाती हैं और गवर्नमेंट बनाती हैं। डोमिनियन, द पावर और राइट ऑफ गवर्निंग एंड कंट्रोलिंग। डोमिनियन का मीन्स होता है वो पावर जो हमें गवर्निंग और कंट्रोलिंग का अधिकार प्रदान करती है। प्रिंसली स्टेट्स, दीज इंडियन स्टेट्स हैड नेटिव रूलर्स who had accepted British paramountcy. प्रिंसली स्टेट्स वो स्टेट्स हैं जो इंडियन स्टेट्स के नेटिव रूलर्स हैं, शुरू से ही उनका अधिकार रहा है, जिन्होंने ब्रिटिश पैरामाउंटेसी को एक्सेप्ट कर लिया था, मीन्स ब्रिटिश रूल को इंडिया में एक्सेप्ट कर लिया था। नाउ बुक एक्सरसाइज, टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट वन इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज। इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? द आंसर इज ऑप्शन ए, लॉर्ड माउंटबेटन। सेकंड क्वेश्चन, सिक्किम बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिया इन द ईयर। सिक्किम इंडिया का पार्ट कौन से ईयर में बना था? द आंसर इज ऑप्शन सी, 1975। थर्ड क्वेश्चन, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इन इंडिया शॉट अप ड्यू टू। इंडिया में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो किस तरीके से बढ़ा है, किस कारण से बढ़ा था? आंसर है ऑप्शन सी, ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण इंडिया में एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है। फोर्थ इज हु इम्पोज्ड एमरजेंसी इन इंडिया इन 1975। इंडिया में 1975 में एमरजेंसी किसने इम्पोज की थी? द आंसर इज ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी। फिफ्थ क्वेश्चन, पांडिचेरी वाज लिबरेटेड फ्रॉम। पांडिचेरी को किससे आज़ाद करवाया गया? द आंसर इज ऑप्शन बी, द फ्रेंच। पांडिचेरी को फ्रेंच से फ्री करवाया गया। बी, फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट 5-year प्लान वाज प्रेजेंटेड फॉर द पीरियड फ्रॉम। फर्स्ट 5-year प्लान कौन से पीरियड में प्रेजेंट किया गया था? तो आंसर इज 1951 टू 1956। 1951 से 1956 तक फर्स्ट 5-year प्लान प्रेजेंट किया गया था। सेकंड इज द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज बेस्ड ऑन। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट किस पर बेस्ड था? तो फिलअप में आएगा माउंटबेटन प्लान। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट माउंटबेटन प्लान पर बेस्ड था। थर्ड इज सी राजगोपालाचारी वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। सी राजगोपालाचारी वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। फ्री इंडिया का लास्ट गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी था। फोर्थ इज एज पर द Indian Independence Act 1947, the princely states were given the freedom to decide which dash to join. इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के आधार पर प्रिंसली स्टेट्स को फ्रीडम थी कि वो डिसाइड करें कि वो किस, फिलअप में आएगा डोमिनियन, किस डोमिनियन को, किस पावर को वो ज्वाइन करेंगे। फिफ्थ इज द स्टेट ऑफ dash and dash joined India after military action. The states of जूनागढ़ and हैदराबाद। जूनागढ़ और हैदराबाद ने इंडिया को मिलिट्री एक्शन के बाद ज्वाइन किया। नाउ पार्ट सी, राइट ए टेक्निकल टर्म और एन एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट। हर स्टेटमेंट के लिए एक टेक्निकल टर्म या फिर एक एप्रोप्रिएट वर्ड लिखो। फर्स्ट इज द इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन इंडिया। वो इंस्टीट्यूशन जो इंडिया में फ्री और फेयर इलेक्शन होल्ड करवाता है। द आंसर इज इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन इंडिया में फ्री और फेयर इलेक्शन होल्ड करवाता है। सेकंड इज द
colonial state liberated from the Portuguese in 1961? 1961 में पोर्तुगीज से किस स्टेट को लिबरेट आज़ाद करवाया गया? द आंसर इज़ गोवा। गोवा को 1946 में पुर्तगालियों के राज से स्वतंत्र करवाया गया था। थर्ड इज़ द असेंबली दैट मेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वो असेंबली जिसने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो कौन सी थी? द आंसर इज़ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फोर्थ, इफ़ नीड बी इट इज़ फॉर्म्ड आफ्टर द इलेक्शंस टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। अगर ज़रूरत पड़े तो इसे इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट बनाने के लिए बनाया जाता है। द आंसर इज़ कोलिशन। फिफ्थ इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के आर्किटेक्ट कौन थे? द आंसर इज़ जवाहरलाल नेहरू। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।